और बता दें आपको, मिडिल ईस्ट में तनाव बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को साफ चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक न्यूक्लियर डील नहीं होती तब तक प्रतिबंधों में कोई राहत नहीं मिलेगी, तो दूसरी तरफ इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ईरान पर और बड़े हमलों के पक्ष में नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच एक फोन कॉल होती है, फोन पर तीखी बातचीत होती है और उधर ईरान भी अब खुलकर युद्ध की तैयारी में जुट गया है। नए मिसाइल सिस्टम और घरेलू हथियारों के दम पर ईरान ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी है। IRGC लगातार मिसाइल क्षमता को मजबूत कर रहा है। और वहीं तेल अवीव में अमेरिकी रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट की मौजूदगी ने बड़े सैन्य ऑपरेशन की आशंकाओं को और तेज कर दिया है। ओमान की खाड़ी से भी बड़ी खबर सामने आई, जहां अमेरिकी मरीन ने ईरानी झंडे वाले टैंकर को रोककर तलाशी ली। यानी अब सिर्फ बयानबाजी नहीं, जमीन, आसमान और समुद्र तीनों मोर्चों पर जंग की आहट साफ सुनाई देने लगी है। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते बड़ी जानकारी आपको देते वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड, जहां पर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच तीखी बातचीत हुई है। ईरान जंग को लेकर फोन पर तीखी बहस जो है उसको लेकर यह खबर सामने आ रही है। तो ईरान पर ट्रंप की नीति से नेतन्याहू बेहद खफा है। ईरान पर भीषण हमले के पक्ष में है नेतन्याहू। ये बड़ी खबर, ईरान पर ट्रंप की नीति से नेतन्याहू खफा नजर आ रहे हैं। तो ट्रंप और नेतन्याहू के बीच तीखी बातचीत हुई है और जिस तरह का रुख ट्रंप रख रहे हैं उससे नेतन्याहू नाराजगी जता रहे हैं और इन दोनों के बीच तीखी बातचीत हुई है। ईरान जंग को लेकर फोन पर यह तीखी बहस हुई है। तो कहानी निकलकर यह सामने आती कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि परमाणु मामले पर ईरान उनके सामने झुक जाए, उनकी शर्तों को मान ले और एक टेबल पर बैठकर बातचीत की जाए। और उसके बाद से इस चीज को लेकर नाराजगी जो है नेतन्याहू की तरफ से देखने को मिलती है, जहां पर एक फोन कॉल होता है और उस फोन कॉल के दौरान बताया जाता है कि एक नाराजगी जो है नेतन्याहू ने जताई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की सख्त चेतावनी। ईरान को डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है, प्रतिबंधों पर ईरान को कोई ढील अब नहीं दी जाएगी। जब तक डील नहीं तब तक कोई ढील नहीं, डील के बाद ही प्रतिबंधों से राहत मिलेगी। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। एक तरफ नाराजगी, दूसरी तरफ ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार एक के बाद एक कई धमकियां, चेतावनी जो है वो दी जा रही है। एक बार फिर से इसी तरह की कहानी और एक तस्वीर, बयानबाजी या फिर कह लीजिए दावे जो है वो देखने को मिले, जहां पर कहा जा रहा है कि प्रतिबंधों पर ईरान को किसी भी तरह की रियायत नहीं मिलने वाली, कोई भी ढील नहीं मिलने वाली है। जब तक की डील नहीं होगी तब तक किसी तरह की रियायत या यूं कहें कि कोई भी ढील नहीं दी जाएगी। तो प्रतिबंधों से राहत तभी मिलेगी जब किसी तरह की डील होगी और यहां पर सीधे तौर पर ट्रंप ने ये चेतावनी दे दी है ईरान को और इसे सख्ती के साथ दिया गया है। यानी प्रतिबंधों पर ईरान को कोई ढील नहीं दी जा रही है। जो प्रतिबंध लगे हुए हैं वो यूं ही बरकरार रहेंगे और इसके लिए अगर चाहता है ईरान की कुछ ढील उन्हें मिले तो जो अमेरिका कह रहा है या जिस तरह की डील करने की बात अमेरिका कह रहा है उसे मानना ही होगा। और ट्रंप ने यहाँ पर बहुत ही बड़े और साफ लफ्जों में यही कहा है कि देखिए आप मान जाइए, नहीं तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे, कोई ढील आपको नहीं दी जाएगी। और इस वक्त हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर क्या कुछ रुख ट्रंप अपना रहे हैं। तो हमारे साथ संवाददाता नासिर खान जुड़े हुए हैं, साथ ही रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष साहिब जी हमारे साथ बने हुए हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक रितेंद्र माथुर जी जुड़े हुए हैं और डॉक्टर अजिताभ सिंह जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। तो सबसे पहले रुक कर लेते हैं नासिर का। नासिर, देखिए जिस तरह का माहौल बना हुआ है, ट्रंप लगातार चेतावनी दे रहे हैं। एक बार फिर से ईरान को चेतावनी दी गई है कि अगर डील नहीं तो किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। बिल्कुल, ये तो देखिए ये स्टेटमेंट पहले से ही सामने आ रही है कि डील जो है वो टेबल पे आई है। जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, स्पेशली यूरेनियम को लेकर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर जो बातचीत होने वाली है उस पर जो है ईरान को एग्री करना चाहिए। उसके बाद आगे जो डील है वो होगी। आपको याद होगा जो पीसफुल टॉक्स जब पहले इस्लामाबाद में हुए थे, वहां पे जो छोटी छोटी टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो जो है दोनों देशों ने आपस में माना था। लेकिन जो मेन मुद्दा है जिसपे ना ईरान हमें विलिंग देखने को मिला और ना ही अमेरिका देखने को मिला, वही कारण है कि पीसफुल टॉक जो है अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए और उसके बाद जो है दूसरा राउंड ऑफ टॉक जो है वो नहीं हुआ। जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई है वो ईरान ना पहले मानने वाला था ना आज मानने वाला है। और जो ईरान की तरफ से जो टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई है ना वो पहले उस पर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप जो है जो न तब विलिंग दिखे ना आज वो उस पर विलिंग दिखे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा दिन ब दिन जो देखते जाए
कि तनाव जो है बढ़ता हुआ नजर आया, जिस तरफ से कल फिर से एक बार जो है स्टेटमेंट सामने आया है कि यूरेनियम को लेकर हम कोई समझौता नहीं करेंगे, ना ही हम वो किसी को सौंपने देंगे और ना ही उस पर कोई समझौता होगा। यानी कि जिस बात का डर था कि ईरान जो है ये बात मानेगा, लेकिन उसका जो है करारा जवाब कल मिला। और ये भी बात सामने आ रही है कि हर किसी चुनौती के सामने लड़ने के लिए हम तैयार हैं, यानी कि कोई भी, चाहे ग्राउंड ऑपरेशन हो, चाहे कुछ एयर नया ऑपरेशन नहीं है या इसमें कोई भी नासिर, एक ही तनाव। बात को जो है बार बार रिपीट किया जा रहा है, चाहे कान इस हाथ से इस तरफ से पकड़ा जाए, चाहे कान इस हाथ से इस तरफ से पकड़ा जाए, कहानी घुमा फिरा कर वही आ रही है। लेकिन एक जो बहुत दिलचस्प बात कह लीजिए आशीष सर, वो ये कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में फोन कॉल होती है, लोगों को लगता है कि कोई अच्छी बातचीत होगी, लेकिन नाराजगी, गुस्सा, और कहते हैं कि नहीं आपने हमें नाराज कर दिया, ये क्या कर रहे हैं, शांति वार्ता जा रहा है, अभी तो लक्ष्य पूरा करना है। ये एक प्लान्ड मैकेनिज्म का हिस्सा है, जिसमें एक बहुत मेजर संस्थाएं कह लें, वो ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में रिफ्ट क्रिएट करना चाह रही। इसको बहुत ध्यान से फॉलो करना पड़ेगा। रिपीटेडली जो एक दो अमेरिकन बिलियनर्स हैं जो ट्रंप से बहुत नाराज हैं इजराइल के सपोर्ट के लिए, उसमें एक दो रिपब्लिकन्स को भी अपने साथ रखा हुआ है जिन्होंने अभी वोटिंग करी है वॉर राइट्स के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ। तीन लोग थे सर, 3 एब्सेंट थे और 4 ने वोटिंग करी है अगेंस्ट, ओके ओके, टोटल ऑफ 7। तो इसमें ये लगातार कोशिश कर रहे हैं थ्रू सम वेस्टर्न मीडिया चैनल कि ये दिखाया जाए कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में ऑल इज नॉट गुड। लेकिन जब आप डायरेक्ट ट्रंप को सुन रहे हैं या डायरेक्ट नेतन्याहू को सुन रहे हैं विदाउट अ थर्ड पर्सन नैरेटिव, तो उसमें क्लियरली बोल रहे हैं कि ही विल डू व्हाटएवर आई एम टेलिंग हिम, ही इज द बेस्ट गाय, वो अच्छा कर रहा है, मैं भी वहां पे बहुत पॉपुलर हूं एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो आई रियली डोंट थिंक कि ये कुछ बहुत मेजर है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। हाँ, सेकेंड राउंड ऑफ अटैक को लेके दोनों की अलग टेक्स हो सकती हैं, जो कि वाजिब है कि इजराइल चाह रहा है कि सेकंड राउंड एकदम इमीडिएटली हो जाए। सर यहाँ पर ये भी हो सकता है कि एक तरह से कंफ्यूज करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है ताकि एक रणनीति बनाई जा सके कि क्या ईरान पर अटैक होगा नहीं होगा। जी 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 जी, एक बिल्कुल ठीक बात, एक कंफ्यूजन, एक क्याओस क्रिएट करो, ऐसा क्रिएट करो कि ये दोनों के बीच में अलाइनमेंट नहीं है, लीस्ट रियलाइजिंग कि इससे इस टीम को भी हार्म होने वाला है जो अभी तक कोशिश कर रही थी कि यूएस और इजराइल को एक दिखाते हुए वेस्ट एशियन कंट्रीज या जो इस्लामिक नेशंस हैं उनको फिर से इकट्ठा कर लिया जाए ईरान की तरफ। बिल्कुल। तो उसमें जैसे ही आप जी और इसमें लगातार एक बात और सामने आ रही है नितिन माथुर सर, क्योंकि देखिए जिस तरह का माहौल इस वक्त बनता हुआ लग रहा है, ये माना जाए कि जंग होगी नहीं होगी ये तो तय नहीं हो पा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका की जो दोस्ती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खटकती हुई दिखाई दे रही है कि किसी भी तरह से अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता है। और ऐसे में यहाँ पर एक जो डील होती है अमेरिका के साथ ईरान की, तो उसमें इजराइल का भी जिक्र हो जाता है कि आप यहाँ पर हिजबुल्लाह को निशाना नहीं बनाएंगे, और शायद यही वजह जिसके चलते डिफरेंसेस क्रिएट किए जाएंगे और आगे ये दिखाया जाएगा देखिए हमारी तो खुद नहीं बन रही है, हम हिजबुल्लाह को लेकर क्या कहेंगे इजराइल को। ये जो झगड़ा चल रहा है इसके बीच में 2-3 बातें समझने जैसी है कि इजराइल और अमेरिका के बीच में जो हॉट टॉक्स नाम से जो प्रचारित किया गया है, अब उनकी बातचीत क्या हुई तो हमने सुनी ना आपने सुनी, और उन्होंने कहा भी हमारे बीच बड़ा हॉट टॉक हुआ है। तो हॉट टॉक जैसा कुछ अमेरिका और इजराइल के बीच में नहीं होता है। इजराइल कैसा है कि इजराइल बैटलफील्ड में एक्चुअली है और वो लड़ाई उसी की है। ये अमेरिका तो कूदा है बीच में, और अमेरिका कूद के डील करके टाइम वेस्ट कर रहा है, या फिर कोई स्ट्रेटेजी होगी इनकी भी कि टाइम वेस्ट करके इस तरीके से माहौल बना दो, सामने वाला है तो डर से कमजोर पड़ जाए, कमजोर नहीं पड़े तो टूट जाए किसी तरीके से, या तो उससे आर्थिक प्रतिबंधों से कमजोर पड़ जाए, या उसके अंदर कौन से ताकतवर लोग बैठे हैं जो सामने ऊपर के सामने आ जाए। ये लोग छुपे होते हैं ना कि भाई हम मौका आएगा तब लड़ेंगे, तो मौका जो उसके इंतजार जो करने वाले लोग हैं वो सामने आ जाएंगे। ये इनकी सारी स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर है पूरा का पूरा, और ये स्ट्रेटेजी का अंग है। और इसके बीच में अमेरिका का हम जो सोचते हैं कि अमेरिका इजराइल से लड़ेगा, इजराइल अमेरिका से नहीं लड़ेगा, और अमेरिका भी इजराइल से नहीं लड़ेगा, दोनों एक दूसरे के पूरक है। और ये ऐसा होता है कि दोनों दोस्त रहते हैं तो एक बातचीत में एक दूसरे को थोड़ा उल्टा पुल्टा बोल दिया, का थप्पड़ भी मार दिया, तो लोग बोले चलो बाद में सब दोस्त बन गए। तो ये स्थिति इनकी इस तरीके की है। और इजराइल जो है लड़ाई को, क्योंकि इजराइल का जो है ईरान अब दुश्मन बन चुका है, दुश्मन जब घायल हो जाता है तो सबसे खतरनाक हो जाता है। इजराइल चाहता है कि इस पूरी मुसीबत को खत्म कर दिया जाए, और जो अमेरिका डील करके वो टाइम वेस्ट कर रहा है, यहाँ ये समझ में आ रहा है। और अगर ये लड़ाई, इसको आखिरी में इजराइल ही खत्म करेगा इस लड़ाई को, क्योंकि उसकी तैयारी इसी चीज की है। अब IRGC है या जितने भी इनके प्रॉक्सीज हैं, या हिजबुल्लाह बैठा है उधर, हुती भी लड़ेगा थोड़े दिन में, ये और भी इधर इराक में भी इनके कुछ लोग हैं,
ये सब लोगों को धीरे धीरे सेटल कर रहा है, इजराइल ही मार रहा है। यहाँ तक कि आप देखिए कि ग्रेटर इजराइल का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर उन्होंने गाजा का पूरा हिस्सा समेट लिया है और 1000 वर्ग किलोमीटर की जमीन उन्होंने अपने ताबे में ली है। ये सब सिचुएशन सामने आ रही है और ये लड़ेंगे उस चीज को लेकर, ये आप समझ के चलिए। ये अमेरिका दबाव बनाएगा, लड़ाई ये लड़ाइए, ये स्थिति बनेगी जी। ठीक है, इस बीच बड़ी जानकारी अपने दर्शकों से साझा कर देते हैं कि तो डील पर ट्रंप का एक और बड़ा बयान निकलकर सामने आया। कह रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत अंतिम चरण में। ईरान के साथ बातचीत अंतिम चरण में है और समझौता नहीं हुआ तो बहुत सख्त कदम उठाएंगे। ईरान के साथ बातचीत को लेकर एक तरह से बड़ी खबर ये माना जाए, डील पर ट्रंप ने ये बयान दिया है कि अंतिम चरण में बातचीत है और अगर समझौता नहीं होता है तो उसके बाद सख्त कदम उठाए जाएंगे। नासिर, ये देखिए एक बार फिर से ट्रंप बेमानी सी धमकी दे रहे हैं कि यहाँ पर सख्त कदम उठाएंगे, अंतिम दौर में बातचीत है। वो समय आ ही नहीं रहा है कि जिस पर ट्रंप कोई फैसला ले पाए। बिल्कुल, देखिए कि ये बात सही है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट्स हम कब से सुनते आ रहे हैं कि डील जो है आखिरी पड़ाव पे है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कल खुल जाएगा, हम जो है डील करने वाले हैं, थर्ड पर जो बैकडोर बातचीत है वो पीछे से हो रही है। लेकिन अगर ये बातचीत हो रही है किन लोगों से हो रही है और कौन लोग जो है इसे मीडिएटर बने हुए हैं, ये बात जो है अभी तक सामने नहीं आ रही है। अगर ट्रंप की बात हो रही है, अगर आखिरी चुनाव पे बात है, लेकिन ये बात आखिर किन लोगों के साथ हो रही है। देखिए जिस तरफ से ट्रंप जो है रोज दावे कर रहा है कि बातचीत हो रही है, बातचीत फाइनल स्टेज में, वहीं अगर दूसरी तरफ से देखेंगे जो अपोजिट पार्टी है यानी कि ईरान की तरफ से लगातार जो है इसके अगेंस्ट जो स्टेटमेंट्स है वो हमें लगातार सामने आते हुए नजर आए, चाहे IRGC की तरफ से, चाहे वहाँ की फाइनेंस जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर उनकी तरफ से, या बाकी जितने भी वहाँ के लीडर्स हैं उनकी तरफ से लगातार ऐसे स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं जिससे साफ लगता है कि कोई बातचीत नहीं हो रही है। एक तरफ से कहा कि जो है डील डन हो रही है, उसके बाद जो है ईरान की तरफ से स्टेटमेंट है कोई डील होने वाली नहीं है, हमारी बातचीत कोई हो नहीं रही है। बातचीत की बात जो नासिर आ रही थी, अजिताभ जी, देखिए नासिर भी क्या करे बेचारे, वो भी परेशान है। सुबह उठकर उनको भी अपडेट देना होता है, लेकिन वो भी नहीं समझ पा रहे कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या है। उस इतना कंफ्यूजन पैदा कर दिया भाई साहब ने कि समझ ही नहीं आ रहा कि क्या अपडेट दे दें। जिसके भरोसे थे वो खुद अपने यहाँ प्लेन्स लेकर खड़ा हो गया है, जो मध्यस्थता की बात कर रहा था। आप समझ रहे होंगे इशारों में किसकी बात कर रहा हूं। तो ये क्या ही कहानी चल रही है। अब तो नासिर भी कह रहे हैं कि सुबह सुबह उठा दिया जाता है, लाइव ले रहे हैं, लेकिन क्या बोलूं मैं उस आदमी के बारे में जो खुद नहीं ये क्लियर कर पा रहे कि वो चाहता क्या है। नहीं, देखिए आशीष जी, अच्छा आपने पूछा, बट यहाँ पे क्लियर है। जब पहले तो पोस्टमैन गया ईरान, मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान जो सो कॉल्ड मध्यस्थ है, उसका पोस्टमैन 2 बार गया लगातार, परसों और कल, भैया परसों तरसों। और उसके बाद पोस्ट मास्टर जनरल जो है उनके जो फील्ड मार्शल जनरल जो कहिए असीम मुनीर, वो गए। तो ये दिखाता है पोस्ट मास्टर जनरल अगर गया है तो जरूर कोई ना कोई ऐसा विशेष संदेश होगा, वो संदेश वाहक लेके गया है। तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से बार बार अगर मध्यस्थ को भेज रहे हैं ट्रंप, तो कुछ ना कुछ तो है इसके पीछे। और बैक चैनल में, जैसा हम लोग भी जानते हैं गाहे बेगाहे की बैक चैनल में बातचीत हो रही है। जहां तक बात है ट्रंप की, वो तो क्लियर है, वो कह रहे हैं फाइनल, तो फाइनल ही तो पोस्ट मास्टर जनरल लेके गया है। अमिताभ सर, क्या ये माना जाए कि यहाँ पर ट्रंप को झुकना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए ईरान ने तो साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह से एनरिच यूरेनियम को लेकर अब बातचीत नहीं करेगा। जो एक अपडेट सामने आया कि मौसवा ने कह दिया है कि आप किसी भी तरह से एनरिच यूरेनियम को लेकर डील नहीं करेंगे, तो क्या अब अमेरिका कुछ और रास्ता तय करेगा? देखिए गीतू जी, यहाँ पे क्लियर है, मुस्तफा का तो संदेश ही आया है, मैसेज आया है, वो फ्रंट पे तो आते नहीं है। लेकिन यहाँ पे बीच का भी तो रास्ता हो सकता है। वो इनरिच्ड यूरेनियम नहीं देंगे अमेरिका, ठीक है, बट वो IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसके अंतर्गत उसके सुपरविजन में उसको डाइल्यूट कर सकते हैं। ये रास्ता तो खुला ही खुला है। तो अल्टीमेटली अमेरिका भी क्या है, या तो वो खुद यूज करे या उसको डाइल्यूट करे। तो डाइल्यूट करने का एक ऑप्शन तो बचा है सुपरविजन में IAEA के। दूसरी तरफ जो इजराइल से डिफरेंसेस की बात है, उस पर भी मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि देखिए इजराइल और अमेरिका की नीति हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि एक रही है, वो कई मुद्दों पे अलग रहे हैं। लेटेस्ट आप देख लीजिए, जो सीज फायर भी 8 अप्रैल को हुआ, उस पे भी इजराइल से बहुत ज्यादा कंसल्ट भी नहीं किया गया और इजराइल उसके लिए तैयार भी नहीं था। फिर भी ट्रंप की प्रिवेल हुई और सीज फायर हुआ।
और ऐसे कई मुद्दे हैं। यूनाइटेड नेशंस में भी कई बार इजराइल के अगेंस्ट में जाके फिलिस्तीन के मुद्दे पे और ईरान पे भी कई बार अमेरिका ने वोट दिया है या एब्सटेन किया है। तो दोनों के अलग अलग गोल हैं। इजराइल तो पूरी तरह से जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की बात करता है वो पूरा एनिहिलेशन की बात करता है ईरान की। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि इजराइल में पॉलिटिशियंस और जनता, पीपल, दोनों वॉर के सपोर्ट में है। वो चाहते हैं कि ईरान को खत्म किया जाए, ईरान के थ्रेट को हमेशा के लिए खत्म किया जाए। और उसके जो प्रॉक्सीज हैं उससे बार बार जो वहां की, देखिए वहां एक माइंडसेट बना हुआ है। एक बच्चा जब जन्मता है तो इजराइल में उसको यही सिखाया जाता है, मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम ईरान के विरुद्ध रहना है और लड़ाई करनी है। तो ये माइंडसेट में वहां के लोगों और को यही माइंडसेट सॉरी सर आपको इंटरप्ट कर रहा हूं अल्ताफ सर, यही माइंडसेट हिजबुल्लाह को लेकर भी, कि वहां जो बच्चे पैदा मतलब हो रहे हैं, जो दक्षिण लेबनान हो या उधर जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनको ये बता दिया जाता है कि आपको मर मिटना है। लेकिन अब जब आपने जिक्र कर दिया इजराइल की नाराजगी को लेकर अलग अलग वजह, मैं जल्दी से वो 4 वजह भी बता देता हूं। पहली वजह जो है वो इजराइल का साउथ पार्स गैस फील्ड पर बिना सूचना हमला करना है। दूसरी वजह है ऊर्जा ठिकानों पर हमला ना करने की सलाह को नजरअंदाज कर देना। तीसरी वजह जो नाराजगी की देखने को मिली वैश्विक तेल की कीमतों में भारी उछाल। और चौथी वजह नेतन्याहू के एक तरफा कार्रवाई का दावा। और पांचवी वजह युद्ध के अंतिम लक्ष्य जो अलग अलग इजराइल ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहता है, लेकिन अमेरिका परमाणु कार्यक्रम को रोकना और बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे को कम करना। ये जो बड़ी बड़ी वजह निकलकर सामने आती हैं आशीष सर, यही एक वजह है या वाकई वो नाराजगी है लेकिन अमेरिका के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना ही चलाना है, क्योंकि अपना मोटिव एक ही है, दक्षिण लेबनान, ग्रेटर इजराइल का सपना जो है वो पूरा करना है। एक्सट्रीमली डीप एनालिसिस, गुड आशीष। ये मिक्स ऑफ ऑल ऑफ दिस है, मिक्स ऑफ ऑल। इजराइल के अपने विजन्स हैं अपनी फ्यूचर के बारे में, अपनी सिक्योरिटी के बारे में, अपने ग्रेटर इजराइल, बफर जोन, येलो जोन, जो सारी चीजें हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, वो उनका एक प्राइमरी फोकस एरिया है। और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा सा अलग अलग रखते हैं। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स दोनों का सेम है कि ईरान को डिग्रेड करना है ताकि वो प्रॉक्सीज का हेल्प ना कर पाए, उसके मिलिट्री अपराइजिंग ना कर पाए, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स ना हो और मिसाइल प्रोग्राम ना हो। ये मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं कि उनकी जो हार्ड लाइन लेफ्ट लीनिंग थॉट्स हैं खुमैनी की, उनकी जो आइडियोलॉजीज हैं उसको डाइल्यूट किया जाए। ये होता हुआ नहीं दिख रहा है। इस वॉर का जब एनालिसिस करेंगे हम इस वॉर के बाद, तो हम देखेंगे कि आइडियोलॉजी को चेंज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ना सिर्फ ये, एक बहुत मेजर चीज जो इस वॉर के वक्त सामने आई वो ये है कि यूरोप प्लेग्ड है, यूरोप कॉम्प्रोमाइज्ड है। उन्होंने अपनी जो वीकनेस दिखाई है ईरान के या आईआरजीसी के खिलाफ नहीं खड़े होके, वो दिखाता है कि ट्रंप डिस्पाइट व्हाटएवर प्लस एंड माइनस पॉइंट्स ट्रंप में हैव, उसने यूरोप की फ्यूचर की जो एनालिसिस की थी रिगार्डिंग यूरोप्स कॉम्प्रोमाइज ऑन रेडिकल लेफ्ट थॉट्स, वो सही होता हुआ दिख रहा है बुरी तरह से। इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सारे नेशंस, स्पेन बुरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं आइडियोलॉजी ऑफ खमैनी के तरफ लीन करते हुए। तो ये एक मेजर मुद्दा है और अच्छा हुआ कि ये वॉर हुआ। और आशीष सर यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे जिस तरह से आईआरजीसी ने अब ये चेतावनी दे दी है कि अब तक तो सिर्फ आपको लग रहा था मिडिल ईस्ट ही प्रभावित हो रहा है, लेकिन अगर ट्रंप बात को नहीं मानते हैं, डील नहीं करते हैं और हमारी मांगों को नहीं मानेंगे, तो ये देखिएगा कि पूरे विश्व पर एक संकट खड़ा होगा। यानी कि कहीं ना कहीं चुनौती दी है कि वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ये कैसे होगा और क्या ये माना जाए कि ईरान अब दूसरी तरफ सोचने लगा है, उसे लगता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा पॉइंट उसके हाथ में आ चुका है जिसके चलते अब कहीं ना कहीं पूरे विश्व को प्रभावित करेगा और अपनी मांगे रखेगा? गीतू, इतना ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है कि बहुत जरूरी है, और आपका बड़ा चैनल फॉर योर व्यूअर्स इसको फिल्टर करके और डीप एनालिसिस, तो उसमें ईरान इज नो मोर ईरान, फ्रैक्चर्ड है। आईआरजीसी के डिफरेंट वर्टिकल्स, उनकी सिविल, जैसा कि अभी एक पैनलिस्ट ने बोला कि किससे बात कर रहे हैं, शायद नासिर ने बोला, यस सर। तो ये एक मेजर है। और अभी जो पाकिस्तान की एक टीम गई हुई है, उसके साथ साथ ये इंफॉर्मेशन है कि आज ही जनरल मुनीर भी जाएंगे। तो वो जो एक बात है कि वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग द डील, वो एक रियलिटी है। सिर्फ दो छोटे मुद्दों पर अड़े हुए हैं दोनों साइड्स। एक कि अमेरिका कह रहा है पहले हॉर्मुज खोल दो, तब हम आगे बात कर लेंगे, और ईरान का कहना है कि पहले हमारे सैंक्शंस हटा दो, फिर हम बातचीत करने को आते हैं। बाकी मोटे मोटे मुद्दे शायद इनके अलाइंड हैं,
पुतिन चाइना विजिट के ठीक पहले ब्लैक एंड व्हाइट में बोले थे कि ईरान से मेरी बात हो गई है, उनका ऊर्जा एनरिच्ड यूरेनियम हमारे पास पहले भी आया था, इस बार भी सारी तैयारी हो गई थी, IAEA भी मान गया था, और अमेरिका की तरफ से भी एक टीम ने, विटकॉफ का नाम नहीं लिया बट बोला कि उनकी टीम ने, नेगोशिएटिंग टीम ने भी इसको ओके कर दिया था। फिर अचानक से एक दिन अमेरिका इससे अलग हो गया कि नहीं, रशिया के पास नहीं जाना है, तो इसके लिए हम अभी भी तैयार हैं, ऐसा पुतिन ने परसों बोला। तो ये सारी चीजें अलाइंड हैं, मुझे लगता है कि, और ईरान की तरफ जी जी ठीक है सर, एक बड़ी जानकारी साझा कर लेता हूं मैं। ईरान के विध्वंसक युद्ध की तैयारी की खबर भी सामने आ रही है। तनाव के बीच ईरान ने नए हथियार बनाए हैं, ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तनाव के बीच ईरान ने नए हथियार बनाए हैं और युद्ध में पहली बार ईरान करेगा इसका इस्तेमाल। ईरान के टारगेट पर अमेरिकी सैन्य बेस है। तो ये देखिए, ईरान कहीं से पीछे नहीं हटता हुआ दिखाई दे रहा और एक बार फिर से तैयारी कर ली है कि किस तरह से अमेरिकी सैन्य बेसेस को टारगेट किया जाए। नासिर, क्या अपडेट आपके पास इस खबर को लेकर? देखिए, ये तो इन वीडियोस का कोई प्रूफ है नहीं। देखिए, इससे पहले भी हमने ये वीडियोस जो है ये ईरान की तरफ से वायरल सोशल मीडिया पे देखे। उन्होंने इससे पहले भी ये वीडियोस जो है दिखाई, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल के साथ कई सारे ड्रोन जो है अंडरग्राउंड केव से दिखाने की कोशिश की और वो वीडियो जब सामने आए और जो ही बार जब शुरू हुआ उसके बाद ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट भी आया कि जो हथियार, जो बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल हमने इस्तेमाल किए, ये तो एक्सपायर्ड है, लेकिन अभी जो नई चीजें हैं, नई वेपन जो है वो हमने यूज नहीं किया है। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि काफी सारे दिनों तक जो है वार चला, यानी कि नई वेपन जो है अभी तक इस्तेमाल नहीं किए गए। उसके बाद जब सीज फायर हुआ, सीज फायर के दौरान भी जो है ऐसे स्टेटमेंट सामने आए, फिर से हमने जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाए, हमने कुछ ऐसे नए वेपन जो है वो बनाए हैं। और जिन जगहों पे जो है इसराइल या यूएस की तरफ से जो चीजें हिट हुई थी, जो हाइड आउट्स हिट हुए थे, उनको फिर से हमने रिनोवेट किया और फिर से रिएक्टिवेट किया। ऐसी जो है बोलने की चीजें, ऐसे भाई वर्बली जो है चीजें सामने आई। लेकिन एक तरफ से अगर देखा जाएगा, ईरान की इंटरनल सिचुएशन में अगर देखा जाएगा, इंटरनेट वहां पे अवेलेबल नहीं है। जो रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी ईरान की है, इकोनॉमिक भी अगर देखें, या मिलिट्री ऑपरेशंस की देखिए, या वेपन्स की देखिए, वो कोई नहीं जानता है। जैसे कि यूएसए की बात अगर करें, यूएसए की तरफ से जो तैयारियां हो रही है, ग्राउंड ऑपरेशन जो हो रहा है, कहीं ना कहीं उसकी वीडियो जो है सामने आ रहे हैं और इंटरनेट भी जो है खुला हुआ है। लेकिन ईरान की इंटरनल प्रॉब्लम जो है, इंटरनल सिचुएशन जो है, वो किसी को पता नहीं, क्योंकि लोगों को जो है महरूम रखा गया है। वहां पे अगर दिखाया जाता है सारी चीजें जो है पॉजिटिव चीजें देखने को मिल रही है, लेकिन जो नेगेटिव चीजें हैं, जो लॉस वहां पे हुआ है, जो वहां पे सिचुएशन बनी है, वो किसी को बाहरी तौर पर ये दिखाने की कोशिश की हम अभी भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और शायद यही वजह जिसके चलते जो कुछ असलियत है वो पूरी तरह से बाहर नहीं आ पा रही है माथुर सर। और ये समझना होगा कि ईरान क्योंकि अब उतनी अच्छी स्टेज में नहीं है, लेकिन हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जरूर हम कह सकते हैं कि उसका पक्ष जो है काफी मजबूती के साथ सामने आ रहा है। इसमें दो तीन बातें उठानी चाहिए। सबसे पहले ईरान से पूछना चाहिए हम सब लोगों को कि उसमें इनके देश में मुस्तफा खोमेनी जो IRGC, जो सब देश के हेड माने जाते हैं, उनका एक्चुअल स्टेटस क्या, उसको कैटेगोरिकली दुनिया को बताएं कि वो कैसी अवस्था में, तबीयत ठीक है, एकदम ठीक है, फिट है, कैसे क्या है, ये दुनिया को बताया जाना चाहिए, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है, इसके अंदर उन्होंने एक इलीगल बिजनेस को उसको लीगलाइज कर लिया है। अब आपको जो अगर जहाज निकालना है वहां से, तो आप हमको पहले ईमेल भेजिए, ये हमारा ईमेल एड्रेस है, हम आपको परमिशन देंगे, फिर कुछ लेन देन भी होगा। लेन देन होगा तो जो पैसा दिया जाएगा वो क्रिप्टो में दिया जाएगा, और कहाँ दिया जाएगा वो हम उस एड्रेस पे बताएंगे। तो पर्टिकुलर जैसा ग्राहक होगा उसकी वैसे पुड़िया बांधी जाएगी, ये वाला हिसाब चल रहा है। तो ये सब स्थिति में उन्होंने जो ईरान के अंदर इन्होंने बनाई है, वो एक तरीके से एक ऐसी दादागिरी है जिसको अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो भी वो गलत है, और उसको नहीं डिनाई करोगे तो झगड़ा चल ही रहा है। तो ये स्थिति जो इन्होंने एक हॉर्मोज के अंदर जो क्रिएट की है, और इसके कारण गल्फ के दूसरे देश जो हैं, उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मोज के कारण चलते उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की है। अब आप जो अभी तक दुबई के अंदर जो बिजनेस सेंटर्स थे, वो शिफ्ट होके आपके इजिप्ट में, सॉरी हेलो जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, जिस तरह से पूरा माहौल बना अब ये समझने की जरूरत है। लेकिन अजिताभ सर, यहाँ पर आखिर किस दिशा में ये पूरा युद्ध जा रहा है? आपको लग रहा है डील हो पाएगी, नहीं हो पाएगी? संभावनाएं क्या लग रही हैं? अगर डील नहीं होती है तो क्या एक युद्ध की तैयारी यहाँ पर ट्रंप करते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या ये संभव है? उनके पास पूरी तैयारियां हो चुकी है? देखिए गीतू जी, युद्ध का माहौल ये है कि इजराइल तो हमेशा चाहता है युद्ध हो। इजराइल देखिए हमेशा अमेरिका की जो नरमी वाली नीति रही है ईरान के प्रति, उसके विरोध में रहा है,
और पिछले कई राष्ट्रपतियों को इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने, नेतन्याहू ने, और उससे पहले भी कन्विंस करने की कोशिश करते रहे हैं और फाइनली 20-21 साल बाद ट्रंप को उन्होंने कन्विंस कर लिया अटैक करने के लिए। जब युद्ध शुरू हो गया, ट्रंप उसके लिए तैयार हो गए, तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलेगा। अब दूसरी तरफ देखिए, अमेरिका जैसे राष्ट्रपति ने कहा कि इजराइल को हम जो कहेंगे वो करेगा, वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हर साल मिलिट्री सैन्य सहायता के रूप में 380 करोड़ डॉलर अमेरिका इजराइल को देता है। वो एक तरह से कहिए ग्रांट देता है। तो इतना वो फंडिंग दे रहा है इजराइल को लगातार हर साल, तो अमेरिका की तो बात करेगा। इसलिए दोनों इस मुद्दे पे सहमत हैं। एक है कि युद्ध हो या ना हो, और युद्ध की संभावना अगर दिख रही है, अमेरिका की तैयारी तो है, लेकिन दूसरी तरफ ये अमेरिका के ही इंटेलिजेंस की खबरें आई हैं, लेटेस्ट खबरें भी आई हैं कि ईरान निश्चित रूप से अब पहले से ज्यादा तैयार है। उसके पास जो टाइम मिला है, ये सीज फायर, संघर्ष विराम का, उसने फायदा उठाया है। और ऐसी भी खबरें हैं कि 33 में से 30 उसके जो मिसाइल लॉन्च साइट्स हैं, लॉन्चर्स हैं, उसको उसने तैयार कर लिया है। ड्रोन भी वो फिर से बनाने की स्थिति में है, बना भी रहा है, और ड्रोन नए तरह के बना रहा है, जैसा हिजबुल्लाह वहां पे फाइबर के ऑप्टिक्स का जो ड्रोन बना रहा है। तो इस तरह की तैयारी ईरान की भी तरफ से दिख रही है, दोनों तरफ से है। और सबसे मेन है, इजराइल ने जो हॉर्मुज का हथियार बना लिया है, और उसका तो उसको देखिए, वो जीत नहीं सकता और जीतने की उसकी वैसी दिख भी नहीं रही है, लेकिन उसके लिए हार में ही जीत है कि वो छोटे छोटे एसिमेट्रिकल वॉर करके जो खाड़ी के आसपास के देश हैं उनको गाहे बेगाहे ड्रोन फेंकता रहेगा। कभी उसके न्यूक्लियर साइट पे जैसे यूएई में अटैक किया, कभी उसके तेल साइट पे सऊदी में कर लेगा, यही उसमें। और ये बहुत बड़ी परेशानी खाड़ी के देशों के लिए है, क्योंकि उनका उत्पादन भी ठप है, उनकी सप्लाई भी ठप है, सप्लाई चेन को ब्रेक कर लिया है। मामला यहाँ फंसा हुआ है। मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकलने की मुझे पूरी उम्मीद है। टाइम लगेगा। देखिए, अभी एग्रीमेंट की बात नहीं हो रही है, जो बैक चैनल बात भी हो रही है वो हो रही है कि एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाए, और ईरान कह रहा है कि 30 दिनों के अंदर हम उस पर बातचीत करके कि क्या क्या उसमें होना चाहिए। नहीं तो अभी बातचीत से पहले फ्रेमवर्क की ही बात हो रही है। तो माइल्स टू गो फॉर दिस। हार कर अजिताभ सर के अगर इशारों में चीजें समझूं आशीष सर, तो उन्होंने बाजीगर फिल्म का डायलॉग मार दिया कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। उसी तरह की जो है विन विन सिचुएशन उन्होंने बता दी आशीष सर। तो ये स्थिति पैदा हो रही है, और साथ ही साथ क्या ये भी बात सही है, रिपोर्ट है कि ईरान अपनी तैयारी कर रहा है मिसाइल्स को लेकर, तमाम चीजों को लेकर। और फिर एक और रिपोर्ट आई है, मैं शायद मिस कर रहा हूं, कि उसने जो फाइटर जेट्स मार कर गिराया, वो कह रहा है कि उसकी टेक्निक हमारे पास है, अब हम समझ चुके कैसे डील करना है। तो ये सब चीजें संकेत दे रही हैं कि ईरान, ठीक है कि कुछ चीजों को लेकर बात नहीं बनती है, तो ईरान भी रेडी है कि अगर थोड़ा सा भी इन्होंने परेशान किया तो हम पलटवार करेंगे। आशीष सर। हाँ आशीष, पलटवार होगा, और उसी रेशियो में होगा जैसा कि फेज 1 में हुआ था, कि उनकी अच्छी खासी ड्रबिंग होगी, कारपेट बॉम्बिंग होगी, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होंगे, और जवाबी कार्रवाई में हो सकता है कि इस बार वो कुछ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का फिर से यूज करें, डिएगो गार्सिया से ज्यादा लॉन्ग। डिएगो गार्सिया वाज जस्ट अबाउट 4000 किलोमीटर। क्वाइट पॉसिबल कि आईआरजीसी जैसी बेवकूफ संस्था एक यूरोपियन टारगेट को टेक डाउन करना चाहे, या इवन अमेरिका पे कुछ लॉन्च करे जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट। तो अगला फेज ऑफ वॉर मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है कि इसी तरह के ड्रोन अटैक्स और 1 या 2 नाम के वास्ते लंबी दूरी के मिसाइल्स को लॉन्च करेंगे, टू शो कि हमारे पास ये और हैं, और फिर से वो बातचीत होगी एक बार। लेकिन आईआरजीसी अभी भी इंटेलिजेंस पूरी रखे हुए, वो दोनों मुद्दे जिसपे वो नहीं झुक रहा है, उसके बारे में जेपी मॉर्गन की कल या परसों की रिपोर्ट है आशीष, जिसमें वो बता रहे हैं कि अगर इन्होंने अपनी जो वो स्ट्रेट अथॉरिटी बनाई है, पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी, उसके अगर ये पैसे उससे अगर ये पैसे लेने को फॉर्मलाइज कर देते हैं, तो इनकी टोटल ऑयल रेवेन्यू जितनी होती है एनुअल 80 या 90 बिलियन यूएस डॉलर्स, उतनी ही ये टोल से भी कमा लेंगे। मतलब डबल अर्निंग ऑफ ऑयल हो जाएगी ईरान की। इसलिए इस मुद्दे पर अमेरिका तो एक और मिर्ची लगाने वाली बात हो गई सर। अमेरिका सोच रहा था कि फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन वो तैयारी करके जो है बैठा हुआ नजर आ रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तनाव के बीच गीतू, ईरान ने मिसाइल शक्ति जो बढ़ाई, जिसकी जानकारी आप दे रही थी कि अब मिसाइल शक्ति बढ़ाता हुआ ईरान नजर आ रहा है। बिल्कुल, और पाबंदियों के बाद घरेलू हथियार निर्माण बढ़ चुका है। आईआरजीसी ने मिसाइलों को मुख्य ताकत बनाया है, कम खर्चे में असरदार युद्ध मॉडल अपनाया है। ये बड़ी खबर में दर्शकों हम बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर
तनाव के बीच ईरान अपनी मिसाइल शक्ति को लगातार बढ़ाता हुआ दिख रहा है। और ये मानिए अजित आप सर, जिस तरह से ये शक्ति बढ़ रही है, तो कुल मिलाकर IRGC किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेगा। मिसाइलों का बढ़ाना जाहिर सी बात है कि अभी भी अमेरिका की शर्तों पर ईरान मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, ईरान तो देखिए उसके लिए जितना टाइम मिले उतना उसकी तैयारी अच्छी होगी, उतना ही वो तेल के प्राइस बढ़ेंगे, और तेल के प्राइस बढ़ेंगे तो ये ईरान के लिए अच्छा है। क्राइसिस क्रिएट करके, टाइम बाई करके वो ज्यादा मजबूत हो सकता है, और वही वो कर रहा है। तो ईरान का तो पूरा जो एक कूटनीति कह लीजिए, रणनीति में तो वो फेल है, बट कूटनीति की तरफ से वो बड़े पक्के हैं। और हॉर्मुज जो मैं बार बार कह रहा हूं, वो तो बहुत बड़ा उसको हथियार दे दिया है। लेकिन अभी एक न्यूयॉर्क पोस्ट की एक आर्टिकल आई है, और उसको ट्रंप ने फॉरवर्ड भी किया है, शेयर किया है इनफैक्ट। तो उस आर्टिकल में यही सजेस्ट किया गया है, और ट्रंप उस जो राइटर है, नाम मैं मिस कर रहा हूं, उसको कई बार उन्होंने फॉलो भी किया। उनका कहना है कि भाई आप ये आर्थिक नाकाबंदी कंटिन्यू रखो, इसको और कड़ाई से इसका पालन करो। और देखिए अभी लेटेस्ट जो खबर आई है कि 94-95 उसके जो ईरान के शिप्स हैं उसको अमेरिका ने वापस किया है, 4 को डुबो दिया है। तो इस तरह से उसका तो नाकाबंदी उसने और टाइट की है। दूसरी तरफ ईरान भी क्लेम कर रहा है कि 31 पिछले 24 घंटे में 31 उसने शिप या टैंकर हॉर्मुज से निकाल लिए हैं। तो दोनों तरफ से ये कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही है। और इसमें एक तीसरा जो उस आर्टिकल को मैं रेफर कर रहा हूं, उसमें ये भी सजेस्ट किया गया है कि हॉर्मुज से कोई वैकल्पिक रास्ता खोजा जाए। और ये देखिए अमेरिका ये तैयारी कर भी रहा है। उसने बीच में जो बारूदी सुरंगें हैं समंदर के अंदर से ओमान के साइड से, हॉर्मुज में देखिए, हॉर्मुज को ये अथॉरिटी तो इसने बना ली, बट वो अथॉरिटी कहने को है, वो खाली एक कोशिश है उसका ऑप्टिक्स क्रिएट करने की। हॉर्मुज में सिर्फ ईरान नहीं है, वो उसमें UAE भी है और ओमान भी है। तो इस तरफ से ओमान के साइड से अमेरिका एक कोशिश कर रहा है रूट क्लियर करने का, और उसमें उसने बीच में अपने शिप्स को भेजा भी है। तो वो रास्ता हो सकता है। और जो न्यूयॉर्क टाइम्स की पोस्ट भी कह रही है कि ये विकल्प को तैयार किया जाए, और उस पे आर्थिक नाकाबंदी कंटिन्यू किया जाए, उसको और ज्यादा इन्फोर्स किया जाए। इसीलिए देखिए आप अभी हिजबुल्लाह के 9 ऐसे खास व्यक्ति हैं, उसमें कुछ ईरान के भी हैं, उस पे अभी बैन किया है अमेरिका ने, उस पे सैंक्शन लगा दिया है। तो ये टाइटनिंग ऑफ जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं या जो आर्थिक नाकाबंदी है, इसका भी असर, शायद अमेरिका ने इस नाकाबंदी को अगर पहले किया होता तो ईरान अब तक झुक चुका होता। कहीं ना कहीं पॉलिसी पैरालिसिस भी अमेरिका की रही है। और यही नाराजगी या पॉलिसीज का जो आप जिक्र कर रहे हैं, उनके खुद के अपने देश में या उनके खुद की पार्टी की तरफ से भी देखने को मिल रहा है। एक बड़ी जानकारी, उसके बाद नासिर का रुख करेंगे कि तो ईरान पर दोबारा हमले को लेकर इसराइल की तैयारी है। तेल अवीव में यूएस के रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट दिखाई दिए हैं। तो बेन गुरियन एयरपोर्ट पर दिखे कई रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट। ईरान पर हमलों की दशा में इस्तेमाल हो सकते हैं विमान, और ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। और नासिर का रुख कर लेते हैं और अपडेट्स के लिए। तो देखिए ईरान पर दोबारा हमलों को लेकर इजराइल तैयारी कर रहा है। नासिर, किस तरह की तैयारी दिख रही है? देखिए ये तो इजराइल पहले से ही तैयार था, आज से तैयार नहीं है। इजराइल बस एक ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहा है, यानी कि वो अमेरिका की ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहा है। उसके बाद जो है, जैसे उन्होंने लेबनान में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स की हिजबुल्लाह के तमाम तर हेडक्वार्टर, जो भी ये जगह हेडक्वार्टर, उनको ध्वस्त करने की क्षमता जो है इजराइल रखता है, वैसे ही सेम चीजें जो है इजराइल अब ईरान के साथ वॉर 2 में करना चाहिए, 2.0 में करना चाहता है। लेकिन अभी भी जो है वो इंतजार कर रहा है यूएसए का। शायद जो डोनाल्ड ट्रंप है, जिन्होंने उनसे कहा कि ग्राउंड ऑपरेशन होगा, एयर स्ट्राइक के साथ साथ ग्राउंड ऑपरेशन भी हो सकता है, शायद अमेरिका जो है उसकी तैयारी में। और अभी जो तैयारी इजराइल की तरफ से तमाम तर जो एयरक्राफ्ट है उनको रेडी किया जा रहा है, और बस एक ग्रीन सिग्नल का इंतजार है कि कब हमें ग्रीन सिग्नल मिलेगा। उस टाइम जो है इजराइल सबसे पहले जो है मैदान में उतरकर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक जो है वो इस ईरान पे हो सकती है। और ईरान के और उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा कि ईरान की तरफ से भी जो है आशंका जताई जा रही है कि कभी भी एयर स्ट्राइक जो हो सकती है वहां पे भी जो है ह्यूमन शील्ड्स का इस्तेमाल, ह्यूमन लोग जो आम लोग हैं, आम नागरिक है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले अगर ये तो आपको याद होगा, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट सामने आया था कि 24 घंटे के अंदर पूरी सिविलाइजेशन जो है वो खत्म हो जाएगी, और जो मेन वहां पे चीजें हैं उनको जो है निशाना बनाया जाएगा। उसके बाद ईरान की रणनीति हमें उस रात देखने को मिली जब पूरे आम लोगों को जो है उन्होंने उन चीजों को जो है राउंड अप किया था, और ह्यूमंस को वहां पे जो है सामने लाया गया।
कहीं ना कहीं अगर देखा जाए एक तरफ से जो शिया कम्युनिटी के लोग हैं, एक तरफ से उनकी जो रणनीति रही है वो बिल्कुल जो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जो है पहले से ही रही है। जैसे पहले ही कहा गया था कि जैसे बच्चे ये हालात तो बनी रहे। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, ईरान को दहलाने के लिए अमेरिका की तैयारी जारी है। तो अमेरिका भी पूरी तरह से तैयार है। ईरान को दहलाने के लिए अमेरिका तैयारी कर रहा है और अमेरिकी एयरफोर्स ने हमलों को लेकर बड़ी तैयारी की है। HC-130J कॉम्बैट किंग 2 ने जो है वो A-10 थंडरबोल्ट के साथ अभ्यास किया है। हवा में ईंधन भरने का यह अभ्यास जो है ये बताता है कि ईरान को लेकर अमेरिका अभी भी सख्त रुख अपनाए हुए नजर आ रहा है। माथुर साहब, ये मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि अंदर खाने, बीच खाने, साइड खाने, ऊपर नीचे जहां देख लीजिए मन में और दाल में कुछ काला है। यकीन मानिए शांति वार्ता की पहल तो मैं सिर्फ और सिर्फ अखबारों और पढ़ने को मिल रहा है, अंदर खाने कुछ बड़ा प्लान हो रहा है। आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। तो ये यही लाइन सही है कि ये जो बातें हैं ऊपर से कि शांति वार्ता, ये सब चीजें जो हैं ये सब दिखावा है। और इसमें एडवर्टाइजमेंट पूरी इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा होता है। वॉर के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर जो होता है उसमें मार्केटिंग, पब्लिसिटी, मीडिया का मैनेजमेंट, ये सब चीजें बहुत होती है और यही हो रहा है इस समय। अमेरिका पूरी तैयारी में लड़ना चाहता है, पर अमेरिका कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है दुनिया के सामने, भाई ये डील ले लो, ये ले लो, वो ले लो। ये भी उसकी स्ट्रेटेजी है। खाली आपको एक ऑप्शंस दे रहा है कि भाई चलो चॉकलेट नहीं चाहिए तो मिठाई ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ऐसा करके ऑप्शन डाइवर्सिफिकेशन, थिंकिंग का डाइवर्सिफिकेशन करना है। अभी इजराइल जो कर रहा है उसने जो गाजा पट्टी बीच में साफ करा ली है, गाजा पट्टी पर वो अमेरिका को बेस दे रहा है जिससे उसके एयरक्राफ्ट वहां उतरे। वहां पे अभी तक तो अमेरिका जो है पानी में खड़ा हुआ है, समुद्री जहाजों पे आक्रमण कर रहा है। अब जब उसको जमीन मिल जाएगी तो वहां से उसको ईरान को मारना बहुत आसान होगा। 1800 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है, जा सकते हैं। उसके पास सुपरसोनिक जहाज हैं, ले जाएंगे, फटाफट मार देंगे। दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट उसके पास, मिसाइल्स हैं, वो ताकतवर देश है। और ये इनके सामने समझते ईरान के सामने आएगी। ईरान को चढ़ा रहे हैं वो लोग, धीरे धीरे समय देकर ईरान को चढ़ा रहे हैं कि यार जिस चीज को आओ तुम भी लड़ने के लिए हिम्मत करो, थोड़ा जुटो। ये इनके बीच झगड़ा इस तरीके का चल रहा है कि ये स्ट्रेटजीज हैं कि आपको हमें लड़ना ही है आपसे। ये मत समझिए कि लड़ना नहीं। स्ट्रेटेजी का जिक्र किया है आशीष सर, एक बयान का मैं जिक्र करना चाहूंगा। रूबियो का बयान है नेटो को लेकर, कह रहे हैं कि वो देश नेटो में करके आ रहा है जब वो मदद ही नहीं करना चाहते। इशारा कर रहे हैं स्पेन की तरफ, कह रहे हैं कि भाई साहब इनसे उम्मीद कर रहे थे कि हमारी हेल्प करेंगे, हमारे जो नेटो देश हैं वहां पर अमेरिकी बेस का इस्तेमाल हम कर पाएंगे, खासकर यूरोप और जो मिडिल ईस्ट का ये जो पूरी कहानी चली उस हमले को लेकर। अब वो मदद ही नहीं करें तो ये कर क्या रहे हैं, नेटो में है क्यों? एब्सोल्युटली, मार्को रूबियो इज अ जीनियस। आपको लगता था आशीष कि मैं सिर्फ जेडी वैंस? नो, मार्को रूबियो इज अ जीनियस। मैं बोलने ही वाला था कि सर दूसरा नाम मैंने पहली बार सुना आपके मुंह से। नो वो कल इंडिया आ रहे हैं, 4 दिन के लिए इंडिया आ रहे हैं। हिज फर्स्ट विजिट एज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। रीजनेबल गाय, और नाटो पे उनकी एनालिसिस एकदम सही है। नाटो के प्रियम्बल में आशीष मेजर एरर्स हैं, उसमें ये जिक्र ही नहीं है कि नाटो के 2 देश अगर आपस में लड़ जाएंगे तब क्या होगा। ये जो पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट किया हुआ है, एयर डिफेंस के हिस्से में भी, जहां JF-17 और F-16 वगैरह, उसमें ये लिखा ही नहीं है कि ईरान और सऊदी में लड़ाई होगी तब पाकिस्तान क्या करेगा। तो ये इन्फॉर्मेटिव है, ये लोग ये बेवकूफ लोग हैं। तो वो एक हिस्सा है। और दूसरा हिस्सा, एक जस्ट फॉर योर व्यूअर्स, आप चाहे दुनिया का कोई भी न्यूज चैनल देख लें, BBC, CNN, फॉक्स, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल टीवी, वो इतनी अच्छी एनालिसिस, आपकी रिसर्च टीम इज डूइंग अ वंडर। ये जो इजराइल में रिफ्यूलर्स देख रहे हैं आशीष, अगर इतनी इंटरेस्ट है लोगों को और इतना डीप इंफॉर्मेशन आने लगा है बाहर, ये रिफ्यूलर्स पहले गल्फ कंट्रीज में, वेस्ट एशियन कंट्रीज में रखे गए थे जो कि ईरान के करीब हैं, ताकि वहां से F-35 या F-18 जब कॉम्बैट के लिए जाते हैं तो हवा में उनको पूरे गोला बारूद मिसाइल्स के साथ उड़ा दिया जाता है और फिर तेल भर दिया जाता है हवा में जाने के बाद, ताकि वो ईरान के डीप जा सके अहेड ऑफ तेहरान। लेकिन चाइना ने जो सैटेलाइट पिक्चर्स लाइव कर दी और 2-3 अटैक्स जो ईरान ने सऊदी अरेबिया पे किए, उसमें ये KC-135 कैटेगरी के जो रिफ्यूलर्स हैं, जो बहुत नहीं है अमेरिका के पास, उनमें काफी मेजर डैमेज हो गया। 5 से 7 एयरक्राफ्ट या तो गिर गए हैं रिफ्यूलर्स या डैमेज हो गए हैं। तो अमेरिका ने एक स्ट्रैटेजी के तहत इनको फ्रंट लाइन से हटाकर, मतलब वेस्ट एशियन कंट्रीज से हटाकर, सऊदी से हटाकर पीछे ले लिया है इजराइल की तरफ। और अमेरिका फ्रंट लाइन पे F-35 या F-18 में अब
एडिशनल ड्रॉप टैंक्स, मतलब ज्यादा तेल और कम गोला बारूद, कम मिसाइल्स लगाकर प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि वो अपने रिफ्यूलर्स को और लाइन ऑफ फायर में रख के एकदम हाथ खाली नहीं कर सकते। तो ये जस्ट फॉर योर मतलब अमेजिंग रिसर्च फ्रॉम योर टीम, और ये सारी चीजें आमतौर पे कोई न्यूज चैनल अभी एनालाइज नहीं कर रहा है। तो दैट इज वन। एक लास्ट आशीष, कि आईआरजीसी अभी भी बहुत कनिंगली अपने जो पॉइंट्स फॉरवर्ड कर रहा है, उसमें वो हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल का जिक्र नहीं कर रहा है, वो लेबनान वर्सेस इजराइल का जिक्र कर रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह इज अ डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय सम नेशंस। तो इसीलिए डिस्पाइट नोइंग कि वाशिंगटन में जो बातचीत हुई थी उसमें 45 दिन का सीज फायर एक्सटेंड हो गया है बिटवीन इजराइल एंड लेबनान, लेकिन अभी लेटेस्ट डिमांड में भी आईआरजीसी कह रहा है कि नहीं, ये वॉर बिटवीन लेबनान एंड इजराइल भी रुकनी चाहिए, नॉट लेबनान एंड हिजबुल्लाह। जबकि वॉर इज बिटवीन लेबनान एंड हिजबुल्लाह, लेबनान तो सीज फायर करके बैठा हुआ है इजराइल के साथ। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आम दर्शकों के लिए हम एनालाइज नहीं करते हैं, बिकॉज इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड एंड टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सेना का एक्शन दिखाई दे रहा है। तो ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सेना का एक्शन, ईरान का झंडा लगे टैंकर यूएस मरीन पहुंचे हैं, हॉर्मुज़ पर नाकेबंदी तोड़ने के शक में एक्शन लिया जा रहा है। तो तलाशी लेने और रास्ता बदलने का निर्देश देकर जहाज जो है वो छोड़ा जा रहा है। ये बड़ी जानकारी, अब आप समझिए, इसके मायने समझने की जरूरत है कि ओमान की खाड़ी में हलचल तेज है। अमेरिकी सेना इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रही है, और कर क्या रही है, वो कह रहे हैं कि ईरान का झंडा लगे जो टैंकर यूएस मरीन जो है पहुंच रहे हैं, और उसको लेकर, मतलब नाकेबंदी को लेकर कि नाकाबंदी शायद टूट रहा है, और उस शक में गीतू वो एक्शन देखने को मिल रहा है। और फिर कह रहे हैं कि चलो तलाशी लेते हैं, रास्ता बदलने का निर्देश जो है वो दे दिया जाएगा, और फिर जहाज जो है छोड़ दिए जाएंगे। आप माथुर सर, कहानी दिलचस्प है बहुत, मतलब एक पिक्चर चल रही है सब इसमें। और देखिए, बिजनेसमैन का जो हम लोग जिक्र करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, उसकी कहानी है। सर ने भी, आशीष सर ने भी इशारों में कह ही दिया कि ये तो बाहर भी है कि रूबियो साहब आ रहे हैं, और आने से पहले जो बयान दिया जा रहा है, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो सब ये बता रही है कि अमेरिका एक बिजनेस डील के पर्पज से आ रहा है। कह रहा है कि ऊर्जा को लेकर जो मदद चाहिए भारत को, हम देने को तैयार हैं। जी, वो तो भारत के साथ तो ऊर्जा के संबंध रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम भारत के संबंध इस तरीके से बनेंगे हमेशा कि वो विन विन रिलेशनशिप में रहेगा भारत। क्योंकि अभी जैसे अमेरिका का प्रदेश मंत्री जो है वो आएंगे भारत, तो भारत के साथ वो डील वो पहले से समर्थन कर रहा है भारत का। अमेरिका का विदेश मंत्री एकमात्र आदमी है, जब आशीष जी ने उनकी तारीफ की, जेडी वांस के बाद उन्होंने उनकी भी तारीफ की। निश्चित तौर पर वो समझदारी से बात कर रहा है। और जो चाइना जाने के पहले ही उसने कहा था कि इस पूरी डील के अंदर पाकिस्तान को हटाओ, भारत को डालो, और खाड़ी के देश में यूएई को डालो। तो दोनों देश बिल्कुल संबंध बनाने में होशियार देश है ये। भारत बैठ गया, यूएई बैठ गया, ये गल्फ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और ये हार्मोस में जो दादागिरी है इनकी, ये भी खत्म कर देंगे। अभी ऐसा है कि ये जो भारत के साथ समझौता वार्ता हो रही है, हो सकती है अगर भारत को बीच में लिया जाता है, तो जो आर्थिक शक्ति है भारत की जो भी आर्थिक शक्ति उभर रही है, इसको भी ताकत मिलेगी और अमेरिका को भी सपोर्ट मिलेगा। अब जो चाइना के साथ एक डीलिंग चल रही है, चाइना के पास आर्म्स है, पर चाइना के अंदर कहता है कि वहाँ की आर्मी जरूर है, पर वो भ्रष्ट आर्मी है वहाँ की, और वो कोई एक आर्मी जैसे भारत की सेना है ऐसी वहाँ की वो सेना नहीं है। तो चाइना के सामने भविष्य कुछ बहुत बड़ा नहीं है। चाइना एक भारत का दुश्मन देश भी एक तरीके से, संबंध अच्छे नहीं रखता। ठीक है सर, वापस लौट रहा हूं। आपकी आवाज थोड़ी दिक्कत करिए, टेक्निकल इश्यूज शायद नजर आ रहे हैं। नासिर भी जो है वो हमारे साथ मौजूद है, नासिर का रुख लेते हैं, बहुत देर से खड़े। नासिर, आप रूबियो साहब भारत आ रहे हैं, क्या कुछ रहेगा इस भारत दौरे को लेकर, खासकर इस पूरे युद्ध के हिसाब से अगर देखा जाए, उस युद्ध के पिक्चर से अगर इस दौरे को कनेक्ट करके देखा जाए तो? देखिए, जिस तरह से पहले से ही स्पष्ट था कि बातचीत होनी चाहिए। भारत देश जो है हमेशा उन्होंने चाहा कि किसी वो युद्ध नहीं चाहता है, बातचीत चाहता है, लेकिन जो मीडिएटर वहां पे बने हुए थे, उनके देश की खुद की हालत जो है वो बद से बदतरीन हो चुकी है। वही कारण है कि आज मिडल ईस्ट में इतना बड़ा तनाव जो है बन चुका है। वहीं जो रूबियो भारत देश आ रहा है, उसमें भी कई सारे मुद्दों पे बातचीत होगी। क्या रूबियो जो है अब भारत देश को जो है एज ए मीडिएटर आगे करेंगे, उनको जो है बातचीत आगे ले लेने के लिए उनको जो है बोला जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा, जब डोनाल्ड ट्रंप का जो था, जब वो चाइना गए, तब पूरे देश की निगाहें उस ट्रैवल पे थी, उस चीज पर थी कि कहीं ना कहीं जो है बातचीत होगी। जो ग्लोबल क्राइसिस बनी हुई है उसमें कहीं ना कहीं राहत जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन हमने देखा कि वो ट्रैवल भी जो है वो भी वहां से खाली वापस आए। उसके साथ साथ
पाकिस्तान भी लगातार जो है मुंह की खा रहा है, हमेशा जैसे भारत देश से खा रहा है वही वैसे वहां से भी खा रहा वो खा के आ रहा है, क्योंकि वहां से भी उनकी बात जो है कहीं बन नहीं रही है, कोई जो है कंक्लूजन वहां से निकल के सामने नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा, अब अगर बातचीत के लिए आगे लाना है, जो बातचीत होगी जहां से मिडल ईस्ट में जो तनाव बना हुआ है वो खत्म हो सके, उसमें कहीं ना कहीं और नए देशों को, जहां पे थिंक टैंकर्स हो, जहां पे वो लोग हो जिनके पास नॉलेज हो, जो थिंक टैंकर्स हो, उनको सामने लाने की जरूरत है। और हो सकता है कि ये बातचीत तब सफल हो सकता है तब जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें जिन चीजों पे बातचीत आज तक नहीं बनी, उन चीजों पे बातचीत तब बन सकती है जब कोई थिंक टैंकर उनके बिल्कुल। और सामने होगा। नासिर, हमें तो दोनों लग रहा है कि किसी चीज पर बातचीत नहीं बनेगी, यहाँ पर कुछ और ही प्लान तैयार हो रहा है, यानी कि प्लान बी तैयार है अमेरिका की तरफ से और शायद बातचीत का कोई रास्ता अब दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसे में साहिद सर क्या लग रहा है, बातचीत आपको लग रहा है संभव हो पाएगी? क्योंकि जिस तरह से युद्ध की तैयारी की जा रही है और जिस तरह से रिफ्यूलिंग की यहाँ पर प्रैक्टिस की जा रही है, ये मानिए कि सभी जो एयर बेसिस है उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है, तो किसी हद तक मुझे नहीं लग रहा है कि ईरान मानेगा और अमेरिका भी यहाँ पर किसी भी तरह से बातचीत को तैयार हो पाएगा। गीतू, आज का दिन बहुत क्रिटिकल होगा, टुडे बीइंग अ फ्राइडे, और मुनीर का जो तेहरान विजिट प्लान है आज, और अभी अमेरिका में रात है, शाम होते जब देना होगा तो देयर मे बी सम गुड न्यूज, बिकॉज एनर्जी मार्केट्स भी ऐसा दिखा रहे हैं। और ट्रम्प की बातचीत को भी अगर आप बिटवीन द लाइंस देखेंगे तो बातचीत का रास्ता अभी भी मुझे लगता है कि वो नॉट रिजोल्यूशन ऑफ द वॉर, लेकिन बातचीत शुरू होने के बहुत फेयर चांसेस हैं। आज का दिन बहुत क्रिटिकल होगा, पहली बात। लेकिन एट द सेम टाइम क्या अमेरिका और इजराइल दूसरे राउंड के लिए तैयार हैं? मोर देन रेडी हैं। और अनफॉर्चुनेटली तेहरान भी ठीक ठाक वापस रीग्रुप कर चुका है। तो इन दोनों चीजों में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। बातचीत होगी तो होगी, नहीं होगी तो ये श्योर है कि 27 को मेरे ख्याल ईद है और 11 जून को अमेरिका में वर्ल्ड कप है। इन दोनों मेजर डेट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, बिकॉज दोनों साइड के अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं मेजर, एक का रिलीजियस और एक का बहुत मेजर बिजनेस इंटरेस्ट है। तो ट्रम्प चाहेंगे कि 11 जून से 10 दिन पहले ये वॉर का कुछ ना कुछ। जी, आप कुछ कह रहे थे। सर, आपने इन दोनों चीजों का जिक्र कर दिया, हालांकि हम बीच में नहीं रोक रहे थे, आपने अगर मौका दिया तो मैं इसमें एक और चीज इंक्लूड कर रहा था कि मिड टर्म चुनाव भी नहीं भूलना चाहिए, वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। ये हालांकि ट्रंप ने लाइक अ ब्रेव सोल्जर एक बार बोला है कि मिड टर्म से हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। उनसे ये पूछा गया कि आपको अमेरिकन इकोनॉमी का कोई ख्याल नहीं है, आप ईरान से युद्ध लड़ रहे हैं। तो इस कंटेक्स्ट में उन्होंने बोला था, आशीष आपने मॉनिटर किया था, कि नहीं, हमें कोई अमेरिकन इकोनॉमी का ख्याल नहीं, क्योंकि मेरी पहली प्रायोरिटी है ईरान का परमाणु हथियारीकरण रोकना है। तो कुछ चीजों में वो बड़ा बोल्डली स्टेटमेंट देते हैं। और इसी तरह मिड टर्म के लिए भी अभी उन्होंने वो उन चारों रिपब्लिकन्स को खोज रहे हैं कि वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने इनके अगेंस्ट वोटिंग करी है। इंडिविजुअल वो पर्सनल हो जाते हैं कुछ मामलों में, बच्चों की तरह। दैट इज ऑल राइट। नासिर ने अच्छा कैप्चर किया, एनएसए हैं, नॉट ओनली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, मार्को रूबियो इज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑल्सो। तो 24 को उनकी जो इंडियन एनएसए डोवाल से मीटिंग है, वो इस मामले को ही लेके है जो अभी नासिर ने फ्लैग किया था। क्योंकि बार बार अमेरिका को अब ऐसा लग रहा है कि आफ्टर नाटो, आफ्टर ईयू, आफ्टर पाकिस्तान, आफ्टर चाइना या रशिया, शायद इंडिया ही ऐसा है जिसने बहुत क्यूरियोसिटी नहीं दिखाई इसमें कूदने की, इनके लड़ाई में बहुत ही मेच्योर्ड स्टैंस रखा। और दोनों पार्टीज ने कहीं ना कहीं ये सोचा कि इंडिया कैन ऑल्सो हेल्प in not only resolving the energy crisis या energy routes, but also by directly taking part in resolution of this problem, कि अमेरिका और ईरान के बीच में और क्या बात की जा सकती है। इसके लिए इंडिया को भी लूप इन करने का एक स्कोप है। जी आशीष। अजदाब सर, ये तो एक पक्ष है जो आशीष सर ने इशारों में कहा, लेकिन एक बात ये भी ना कि रूबियो साहब अगर आ रहे हैं, व्यापार, इसके अलावा जो और चीज़ें, ऊर्जा, वो कह रहे हैं कि जितनी ज़रूरत है उतना हम बेचने को तैयार है, हमसे खरीद लें, यानी एक बिजनेस पर्पस भी है। ईरान वाला भी क्या तकलीफ, मैं इसको वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि ईरान वाली तकलीफ भी इनडायरेक्टली, क्योंकि डायरेक्टली शायद बयान ना आए, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, जिस तरह से भारत का रुख रहा है बैलेंस करके चीज़ों को करने का। इसमें क्या ये समय है कि जहां भारत की छवि जो और ज्यादा बड़ी और बिगर पिक्चर के रूप में निकलकर सामने आई, जब कहा जाएगा कि नहीं, दिस इज द टाइम कि अब इस युद्ध को खत्म किया जाए, खुलकर बोला जाए? देखिए, रूबियो की विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये जरूरी ध्यान रखने की है कि आज नेटो के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है स्वीडन में और रूबियो वहां जा रहे हैं। इससे 3 दिन पहले ट्रेजरी सेक्रेटरी जो फाइनेंस मिनिस्टर्स नेटो के हैं, यूरोपियन यूनियन भी उसमें है और G7 भी है,
ये तीनों की मीटिंग भी चलने वाली है, G7 की मीटिंग भी आ रही है, नेटो की समिट भी आने वाली है और तीसरी तरफ क्वाड की भी मीटिंग हो रही है। तो मैं इसको इस तरह से कोरिलेट करना चाहूंगा कि जो नेटो की मीटिंग है, अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कहा है कि चाइना जैसे देशों पे टैरिफ और लगाना चाहिए, उनको टाइट करना चाहिए सो दैट कि वो ईरान के सपोर्ट में, क्योंकि सबसे ज्यादा हथियार अभी ईरान को वहीं से आ रहे हैं। तो एक तो उधर कोशिश की जा रही है। आज नेटो की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में जरूर कुछ ना कुछ या तो नाकाबंदी को या हॉर्मुज को क्लियर करने की इस तरह की भी बातें होंगी। और उसके बाद रूबियो इंडिया पहुंच रहे हैं। उनका मेन जो एजेंडा है कि 250 साल जो अमेरिका के हो गए उसका सेलिब्रेशन एक करने का फॉर्मल। दूसरा जो है इंडिया के साथ बायलैटरल विजिट है, ये बायलैटरल भी बात होगी क्योंकि 4 दिन की विजिट है, तो निश्चित रूप से ईरान का मुद्दा आएगा और इंडिया अपनी परेशानी बताएगा और खुल के उस पर बातें होनी चाहिए, वो होगा भी। तीसरा उनका एजेंडा है कि क्वाड की जो मीटिंग है, चतुर्भुज सिक्योरिटी संवाद जो कहते हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका, ये 4 देश हैं। खास करके ये इंडो पैसिफिक जिसको कहते हैं, हिंद प्रशांत सागर, उस पे फोकस है चाइना को कंट्रोल करने की। लेकिन इसके तहत क्वाड को कैसे और मजबूत किया जाए, क्योंकि क्वाड समहाउ ये वॉर की वजह से पीछे चला गया था एजेंडा, जिसको ट्रंप ने ही आगे बढ़ाया था। तो वो मीटिंग भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बायलैटरल और आप कह लीजिए कि मल्टीलैटरल भी यहाँ पे मीटिंग्स बैक टू बैक प्लान है। 26 तारीख को क्वाड की मीटिंग है, तो निश्चित रूप से इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया तीनों मिलके ये मुद्दा उठाएंगे। बहुत से मुद्दे इस बैठक में तय हो सकते हैं। खासतौर से जो बड़ा मुद्दा रहेगा वो रहेगा कि ईरान और अमेरिका के बीच क्या भारत अब मध्यस्थता कर सकता है, या वो कौन से पॉइंट्स रहेंगे जिसको लेकर लग रहा है कि कुछ बातचीत बनती हुई नजर आएगी। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और यहाँ रुकते कुछ पलों के लिए, खबरें लगातार जारी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।